हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम, और क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें सारे चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं मैं साइंस और मैथ्स के। तो साइंस मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में सोशल स्टडीज के इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स और पूरे चैप्टर के इंटायर डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं। तो फटाफट इन सारी चीज़ों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो पहले हम हमारे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। बेटा हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस चैप्टर के डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग वगैरह भी है, तो बैलेंसिंग भी सीखेंगे। पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं सीधा, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस वगैरह की डेफिनेशंस बाद में, क्योंकि चैप्टर रिविजन चल रहा है, तो उसमें हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्यादातर इस पे फोकस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखो, सबसे पहला रिएक्शन बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हम दो चीजों को मिलाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को जब हम मिलाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है उसको, ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस बनता है। अच्छा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना बेटा, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और इनको कंबाइन करने के बाद या इनको रिएक्ट करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या? जो नया सब्सटेंस बन रहा है। तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट वो होते हैं जो नया सब्सटेंस बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड दीज आर द टू एग्जांपल। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, H2O बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं बेटा, हम बर्न करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं बेटा? बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और इसको जलाने के लिए, इस रिएक्शन के लिए बेटा हमें ब्लैक कलर के ग्लासेस पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए ब्लैक कलर? क्योंकि ये जो रिएक्शन है तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल स्पार्क करता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है, इससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती है, इसलिए काला चश्मा पहन के ये रिएक्शन करना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। दूसरे टाइप की रिएक्शन है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एक सब्सटेंस है, ये टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ टाइप्स हैं, पहले उनके बारे में देखो। सबसे पहले टाइप का डीकंपोजिशन रिएक्शन है बेटा थर्मल डीकंपोजिशन। अच्छा, एक बात और बता दूं, डीकंपोजिशन का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस को तोड़ना, और सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं उसके हिसाब से हमने डिफरेंट नाम रख दिए। थर्मल डीकंपोजिशन मतलब हम हीट देकर एक सब्सटेंस को तोड़ेंगे और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी देकर एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ते हैं या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। कुछ रिएक्शन जितने भी मैंने यहां पर लिखी है बेटा एग्जांपल्स में, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, याद रखना। तो जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं बेटा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड बनता है। ये जो गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन गैस होती है बेटा, ये याद रखना। ब्राउन फ्यूम होती है, ब्राउन गैस होती है, ये बातें याद रखना। जो मैं यहाँ पे कलर वगैरह जो भी दे रहा हूँ ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं फालतू है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। दूसरा होता है बेटा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपको नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देकर जब हम किसी एक सब्सटेंस को तोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जांपल है कि जब H2O में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 और O2 बनता है। हमने क्या किया? हमने अच्छा, एक बात इसमें कुछ और सवाल भी आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। तो होता क्या बेटा, यहां वाटर लिया हमने, वाटर लिया बेटा, यहां हमने एनोड लिया, ये कैथोड लिया, है ना। एनोड कैथोड क्या होता है? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है वो कैथोड होता है बेटा। जब वाटर हम, ये H2O है, ये टूटता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। तो हमारा हाइड्रोजन बना बेटा और ऑक्सीजन बना। हाइड्रोजन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये किधर जाएगा? नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, इस पे। हाइड्रोजन यहां इकट्ठा होगा और ऑक्सीजन कहां इकट्ठा होगा? इधर, क्योंकि इस पे नेगेटिव वाला प्लस वाले के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा।
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज है ये कैथोड पे जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये एनोड पे जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, अब एनोड कर रहा हूं, इसमें सवाल आता है कि इनका एटम का रेशियो क्या है। जब H2O टूटता है, एक मॉलिक्यूल टूटता है या दो मॉलिक्यूल, तो इनका रेशियो क्या होता है। तो देखो बेटा, अगर आप इन दोनों के रेशियो की बात करोगे ना, तो एक ऑक्सीजन बन रहा है तो दो हाइड्रोजन बन रहा है, एक ऑक्सीजन बन रहा है तो दो हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करूं तो ऑलवेज 2:1 होगा। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात होगी ऑलवेज इट विल बी 2:1। व्हाई? आप देख रहे हो कंपाउंड रिएक्शन हो रही है, हमने बैलेंस किया, बैलेंस करके पता चल रहा है कि अगर ये एक बन रहा है तो ये दो बन रहा है। सिंपल समझ। अगर मास का रेशियो बोलेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होता है बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:8 होता है। ये याद रखना, ये मास का रेशियो, ये एटम का रेशियो। जब भी डिकम्पोजिशन के रेशियो याद रखना बेटा, आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाता है गैसेस के फॉर्म में। एनोड पे कौन सा जाता है, कैथोड पे कौन सा जाता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। एक्टिविटी है इसलिए आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में भी जा रहा हूं इनमें ना। थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन। इससे भी एक बहुत अच्छा सवाल। फोटो मतलब होती है लाइट बेटा। जब एक सब्सटेंस लाइट एनर्जी देकर हम तोड़ दें, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है AgCl। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी फोटो की ऊपर जो लेयर होती है ना, वो इसकी बनती है। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है AgCl। जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं ना, तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। ये लाइट की वजह से हुआ, इसलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। पहली बात। इस पर जो सवाल आता है, ये आता है कि हमें सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, या फिर इसको सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों नहीं रखना चाहिए। या एक और सवाल बन जाता है कि जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो इसका रंग क्यों बदल जाता है। 3 सवाल एक ही जवाब। 3 सवाल क्या है कि इसे हम ब्लैक कंटेनर में क्यों रखते हैं। पहला सवाल, सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कंटेनर में क्यों रखते हैं। दूसरा सवाल कि इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों नहीं रखते। तीसरा सवाल कि जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तीनों सवाल का एक ही जवाब है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और क्लोराइड बनाता है। क्योंकि ये सिल्वर बनाता है, सिल्वर ग्रे कलर का है, इसलिए व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट होकर ग्रे कलर का हो जाता है। रंग इसलिए बदल जाता है और सनलाइट में इसलिए नहीं रखते क्योंकि डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम इसको सनलाइट में नहीं रखते या ब्लैक कंटेनर में रखते हैं। ये था जवाब। अगर आपको मेरा जवाब समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाओ, सुनो और उसको लिख लो। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, वरना फटाफट खत्म कर दूं मैं इनको। नेक्स्ट है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऐसे रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखो बेटा, आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी आयरन कॉपर को धक्का मार के हटा सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आयरन हाई रिएक्टिव है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर आ गया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पे भी आपके बुक में एक एक्टिविटी है, ध्यान रखना कि जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं बेटा, और इसमें लोहे की कील डाल देते हैं, आयरन नेल, आयरन के साथ रिएक्ट करा है ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये ब्लू कलर का होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे हम लोहे की कील डालते हैं, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देते हैं? नया सॉल्यूशन। जो नया सॉल्यूशन बनाता है वो बनाता है हमारा आयरन सल्फेट। क्या बनाता है बेटा? आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट बना, अब तो सॉल्यूशन ही बदल गया। सॉल्यूशन बदल गया तो अब जो इसका कलर है फेड कलर, या फिर बहुत सारी बुक में बेटा ग्रीन कलर लिखा हुआ है, लाइट ग्रीन। तो डोंट बी कंफ्यूज, एनसीईआरटी में फेड लिखा हुआ है, फेड लिखना या फिर लाइट ग्रीन लिखना। दूसरी बात, इस लोहे के ऊपर बेटा, आयरन नेल के ऊपर कॉपर की पर, क्योंकि कॉपर निकल गया ना, ये कॉपर कहां जाके डिपॉजिट हो जाता है? लोहे के ऊपर। और ये कॉपर, ये जो आपका आयरन नेल है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। व्हाई? बिकॉज अ लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द नेल। नेल के ऊपर, कील के ऊपर एक कॉपर की पतली परत बन जाती है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ये सवाल था, ध्यान रखना। तो कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदल गया? सवाल में पूछा जाता है कि जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल डालते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि आयरन हाई रिएक्टिव है। बिकॉज आयरन इज हाई रिएक्टिव, इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फेट फॉर्म, दैट्स व्हाई द कलर इज चेंज्ड। व्हाट्स द कलर? द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन कलर और फेड। ओके, सिंपल।
एग्जाम्पल से याद रखना बेटा, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। एग्जाम में, स्पेशल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा सवाल, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो ऐसे रिएक्शन बेटा, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयोन्स को एक्सचेंज करते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयोन्स को एक्सचेंज करते हैं। आयोन्स एक्सचेंज करने का क्या मतलब है समझो। देखो, दो एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के नजरिए से, ध्यान रखना। तो देखो, आयोन एक्सचेंज का क्या मतलब है कि बेरियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, सोडियम पे प्लस चार्ज है, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो बेरियम है, क्योंकि इस पे प्लस है, ये सोडियम की जगह पे आ जाता है, सोडियम बेरियम की जगह पर आ जाता है। और नए सब्सटेंस कैसे बनते हैं? सोडियम अब इधर आ गया, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl, और ये बेरियम इधर चला गया तो बेरियम सल्फेट बना। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्लस वाले आयंस को एक्सचेंज कर दिया। अब क्योंकि इन्होंने आयन एक्सचेंज किया तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें भी यही हुआ बेटा, के पीबी की जगह पर आ गया, पीबी के जगह पर, तो PbI2 बन गया KNO3। समझ में आ गई बात बेटा? अब इस रिएक्शन के अंदर ये बेरियम सल्फेट का PPT बनता है, व्हाइट PPT। कैसा PPT बेटा? व्हाइट PPT बनता है। PPT बोलते हैं प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट आर द सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स और सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे, लिक्विड फॉर्म में थे। इन्होंने रिएक्ट किया और जब रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना तो ये बन गया, एंड दिस इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर कोई जब दो चीजें रिएक्ट करें, कुछ ऐसा सब्सटेंस बने जो सॉलिड हो और इनसॉल्युबल हो कंपाउंड के अंदर, ऐसे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे हम, आप बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। सिमिलरली यहां पर भी बेटा प्रेसिपिटेट बनता है, यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दूसरा वाला भी याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है या एनर्जी निकलती है, हीट निकले या तो एनर्जी निकले, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो सवाल आते हैं, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन रेस्पिरेशन कहलाता है। हमारी बॉडी के अंदर होता है, हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आए हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी बनाता है। तो ये जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी इज फॉर्म which is used by us in talking, walking, whatever. ठीक है? So because in the reaction energy is formed, that's why the respiration is called the exothermic reaction. चलो फिर से समझते हैं। When glucose reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, H2O and energy. Because energy is formed in this reaction, that's why the respiration is called the exothermic reaction. Exothermic reaction are those in which energy or heat is produced. ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रेस्पिरेशन वाली बात तो बता दी मैंने कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी बनती है, इसलिए इसको हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वो चूना होता है जो हम मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, पत्थर जैसा बिल्कुल। जब उस चूने को हम पानी के अंदर डालते हैं बेटा, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है, इसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, स्लैग लाइम बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, और एनर्जी बनती है। इस चूने का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे किया जाता है, जैसे सीमेंट बनाने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए। एक्चुअली व्हाइट वॉश तो ये होता है, बट बना तो इसी से ना, कैल्शियम ऑक्साइड से।
ये एनसीईआरटी का एक सवाल है कि जब एक कंपाउंड है एक्स जिसका इस्तेमाल हम व्हाइट वॉश में करते हैं, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड वाई बनता है और साथ में हीट एनर्जी निकलती है। उसको समझ गए? व्हाइट वॉश में इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैसे इसमें पानी डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर दीवार पे पोत देते हैं। फिर सवाल आता है कि जब हम दीवार पे व्हाइट वॉश करते हैं उस समय शाइनिंग नहीं आती, कुछ समय के बाद शाइनिंग आती, क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना बेटा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शाइन नहीं करता, ये धीरे धीरे एयर में प्रेजेंस CO2 के साथ रिएक्ट करता है और CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एक्चुअली शाइन ये करता है। समझ में आ गई बात? जब हम दीवार पे पेंट करते हैं स्टार्टिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना पहले यूज होता था, अब तो बहुत सारे पेंट एंड डिस्टेंस बहुत डिफरेंट चीजें आ गई हैं। पहले चूना करते थे लोग, अब पहले दिन करते थे नहीं आती शाइनिंग, अगले दिन शाइनिंग आती थी। क्यों? क्योंकि हमारे एयर में जो CO2 प्रेजेंट है ना वो रिएक्ट करता था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था। समझ में आ गई बात बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। इस पे XYZ करके भी सवाल आता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का उल्टा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्शन में हीट निकलती है। एंडोथर्मिक में रिएक्शन के लिए हीट की जरूरत पड़ती है या एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है रिएक्शन के लिए, ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपके डिकम्पोजिशन के जितने भी एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक में उठा के रख दो, वही एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट है रेंसिडिटी। नेक्स्ट है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है जब किसी भी ऑयली फूड को, खाने वाली चीज जो ऑयली हो, फैटी नेचर का हो, ऑयली फूड को जब लंबे समय तक एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्पेशली, जब हम किसी भी ऑयली फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट और उसका स्मेल बदल जाता है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को जो ऑक्सीजन के साथ हुआ खाने का, रेंसिडिटी कहलाता है। रेंसिडिटी का मतलब है सिंपली फूड का खराब होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सिंपल। सो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम्स इन द ओपन, खुले में छोड़ दिया जाए, स्टार्ट्स गिविंग बैड स्मेल एंड टेस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब खाने का सिंपल भाषा में खराब होना। कैसे बचा सकते हैं? आप एयर टाइट कंटेनर में रखो, ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें हवा जा ही ना सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आप नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करो, ठीक है, फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। आपने देखा हो चिप्स वगैरह के पैकेट में आप कहते हो हवा भरी है, यार कैसी कंपनी है, इतना सा चिप्स देते हैं, इतना सारा पैकेट फुला के भर देते हैं। बेटा खाली पैकेट तो ले भी मत लेना मार्केट में। अगर आपको कोई नॉर्मल खुले चिप्स बेच रहे हैं वो तो खरीदना भी नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि खुले चिप्स ऑयल के बने होते हैं। अब ऑयल के बने होते तो एयर के साथ रिएक्ट करेंगे और एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो खराब हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए पैकेट वाले खरीदने चाहिए, क्योंकि पैकेट में हवा नहीं नाइट्रोजन गैस होती है जो प्रिवेंट करते हैं उस चिप्स को खराब होने से। खराब नहीं होने देती वो नाइट्रोजन गैस, इसलिए पैकेट भी वही खरीदना चाहिए जो गैस से भरी हुई। खाली मत खरीदना। कोई बात नहीं जी, फटी हुई तो जी हम घर लेकर, फटी हुई है तो लेना ही नहीं है, खराब हो चुकी है वो। आपको बैड स्मेल अभी नहीं आ रहा, बट हो सकता है कुछ समय के बाद बैड स्मेल आने लग जाता। मतलब थोड़ा बहुत तो खराब हो चुका है, इतना खराब नहीं हो कि स्मेल आ रही है, बट खराब हो चुका है, ध्यान रखना। इसलिए पैकेट वही खरीदना चाहिए जिसमें गैस फिल्ड हो। चलो अगली बात बेटा, अगली बात, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो मैंने दो बहुत अच्छे यहाँ पे डिटेल, बहुत सिंपल। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए। ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसको ऑक्सीडेशन कहता है। अब उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उल्टा आर कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या ऑक्सीडेशन। अब मैं रिडक्शन नहीं समझा रहा, समझ जाओ, उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, समझो, ठीक है। तो चलो ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो बेटा, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यहां पर क्या हुआ? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
H2O है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी हमने, H2 अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहां पे ऑक्सीजन निकल गया हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन निकल गया, तो H2O का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब तीसरी रिएक्शन है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। ऐसे रिएक्शन जैसे देखो, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इन दोनों रिएक्ट किया, कॉपर बना, H2O बना। अब इस रिएक्शन में एक साथ दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। देखो कैसे, इसमें ऑक्सीजन था निकल गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, इसमें नहीं था आ गया, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, अच्छा एक चीज और, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देने वाला ये कंपाउंड है, अगर ये नहीं होता तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो जो ऑक्सीजन देने वाला सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, सिंपल भाषा में एजेंट को दलाल बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन देने वाला दलाल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? ये नहीं होता तो भाई साहब कौन देता ऑक्सीजन? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले चीज। अगर हाइड्रोजन भाई साहब नहीं होते तो इसमें से ऑक्सीजन कौन निकलता? तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो ऑक्सीजन दे। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन निकाल ले, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन। ध्यान रखना बेटा, आपसे ऑक्सीडेशन पूछ सकते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? आपको रिएक्शन देखकर क्या लग रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। बता दिया हमने। आपसे पूछेंगे, ऐसे रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। ठीक। दूसरे आपसे पूछेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो ले रहा है, सिंपल, खत्म। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको मैं पूरा चैप्टर समझा पाया हूं। अब कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, करना ही है, करना ही है। चलो, इसमें से बहुत सारी बातें तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी जैसे मेंशन द रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। बताया था मैंने आपको, बताया था कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाता है। सिंपल, बता चुका हूं। दूसरा, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉपर पाउडर को स्ट्रांगली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक कलर का होता है। याद रखना, कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। When copper, that is brownish in color or reddish brown in color, when react with oxygen, it forms copper oxide, which is black in color. समझ में आया? White is black because copper oxide का नेचर ही ब्लैक होता है, इसलिए ये ब्लैक कलर का हो जाता है। समझ में आई बात? तीसरा, a piece of zinc is dropped in copper sulfate. जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर, then it will displace the copper from copper sulfate. This will form zinc sulfate plus copper, and that's why the color of the substance changes. Simple. Clear हो गई बात बेटा? Clear हो गई बात? चलो अगला सवाल। A compound A is used in the manufacturing of cement. Oh, मैंने अभी बताया था, सीमेंट के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। When it dissolving water, आहा, सीमेंट बनाना है, वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, ये मैंने अभी आपको बताया था। उम्मीद है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि कॉपर सल्फेट वो है जिसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में, चौक बनाने में, वगैरह वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत हीट निकलती है और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो दोबारा देखना बनता है, समझे क्या? दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि वीडियो में सारी बात बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। आइडेंटिफाई ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज पी। सिंपल, कैल्शियम ऑक्साइड इज A and calcium hydroxide is B. Write the chemical reaction, already written. चलो अगला सवाल। Lead nitrate solution is added to test tube containing potassium iodide. Lead nitrate को पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया है टेस्ट ट्यूब में। अच्छा,
राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड ऑफ प्रेसिपिटेट। तो बेटा जब ये रिएक्ट होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अच्छा, पीबी की जगह पर आ गया, के पीबी की जगह पे चला गया, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गए तो क्या बना? PbI2 बना और KNO3 बना। ये जो PbI3 होता है ये बेटा येलो PPT होता है। कलर याद रखना जरूरी है। आपके किसी भी रिएक्शन में अगर कलर की बात हो रही है तो वो याद रखना जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट ही यही है, याद रखना। तो येलो कलर का PPT बनता है ऑफ लेड आयोडाइड। चलो, तो राइट द नेम इज लेड आयोडाइड, जो प्रेसिपिटेट है इसका कलर है येलो, पहला पार्ट। दूसरा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी रिटर्न है यहां पर। तीसरा, नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन आयंस एक्सचेंजेस, क्योंकि आयंस एक्सचेंज और इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला सवाल, what happen when food material containing fats and oil are left for a long time? Rancidity. When fatty substance or fatty food exposed in air for some time, it rancid, खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस, एक तो टेस्ट बदलता है, एक स्मेल बदलती है, ठीक। सजेस्ट द 3 ways बाय व्हिच द फिनोमेना भी, कैसे बचा सकते हैं? तो पैकिंग अच्छे से हो, वैक्यूम हो, हवा ना जा सके अंदर। दूसरे, रेफ्रिजरेशन, फ्रीज के अंदर इसको रखो, फ्रीज के अंदर रखो बेटा, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखो, फ्रीज के अंदर रखो। तीसरा, प्लेसिंग ऑफ फूड मटेरियल अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस से दूर रखो थोड़ा बहुत, उसमें भी खराब होते हैं। तो दीज आर द 3 तरीका, ठीक। अच्छा, अगला सवाल, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बता चुका हूं, क्योंकि रेस्पिरेशन रिएक्शन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी फॉर्म होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना मत लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। बस शर्त है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली ऐसी एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट कराएंगे आपकी। दूसरा पॉइंट, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन। ब्राउन गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है? ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको भाई कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनता है। दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन इन कलर। बता चुका हूं मैं चैप्टर पढ़ाते समय, इसलिए मैंने चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया था ताकि क्वेश्चन आंसर देखकर आपको मजा ही आ जाए। थर्ड पार्ट, व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लास्क बैग्स विद द चिप्स विद द गैस ऑफ नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम द रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता खाने की चीजों को, इसलिए चिप्स बचे हुए रहते हैं। चलो, अगला सवाल, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जब फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट सिंपल क्रिस्टल को हीट किया जाता है, हीट कर दिया जाता है तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट, ये जो ग्रीन कलर का है, डिसअपियर हो जाता है, रेड इज ब्राउन सॉलिड बनता है, रेड इज ब्राउन सॉलिड बनता है। दिस इज द रेड इज ब्राउन। बेटा इंपॉर्टेंट, कलर याद रखना, कलर नहीं भूल जाना, कलर नहीं भूल जाना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, एक तो इसका रंग बदल गया, एंड स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर के जलने की भी स्मेल आती है, एक तो स्मेल आती है, दूसरा इसका रंग बदल रहा है। तो दीज आर द 2 ऑब्जर्वेबल, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगला पार्ट, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहां पे कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है? तो यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, तीसरा, राइट द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है ये बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अगला सवाल, हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं। व्हाट इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो इसको आप अपने आप करेंगे, दिस इज होमवर्क। और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, समझ में आया नहीं आया, और नहीं आया तो वो भी बताना, ताकि मैं और कोशिश करूं बेहतर वीडियो बनाने के लिए। हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो चलो हम अपने पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब भी कोई बेस नॉन मेटल, बेटा नॉन मेटल जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। मेरी बात सुन,
एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बेस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. सो व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है. जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड है, ये बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट है, H2O बनेगा. अच्छा, व्हाट डू यू इन्फो about the nature of non-metal oxide? So of course, if this non-metal oxide reacts with base and forms salt and water, so any reaction in which base reacts with a substance forms salt and water. When salt and water is formed, that means the reaction takes place, a neutralization reaction. Neutralization reaction means acid reacts with base. So in this reaction, we know this is the base. That means this carbon dioxide is simply acidic nature. Why? Because acid reacts with base, forms salt and water. तो अगर किसी रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, दैट मीन्स एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया. सिंपल भाषा. तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा नेचर का? ऑफ कोर्स एसिडिक नेचर का. द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं. ठीक है. अच्छा, अगला बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन. What is observed when carbon dioxide gas is passed through the lime water? ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था. ये पहले चैप्टर में बताया था कि जब हम पेंट करते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शाइन नहीं करता, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये शाइन करने लग जाता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है एंड वो शाइन करता है. फिर तो क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी जो शाइन करता है ऑफ कोर्स, और H2O. ठीक है, सिंपल. फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, अगर मैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनेगा, लेकिन लगातार CO2 अगर पास कराता रहूंगा तो पहले इससे ये बन जाएगा. अब ये बनने के बाद भी अगर आप CO2 पास कराते गए तो ये फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और फर्दर CO2 के साथ देखो ये दोनों तो बना, ये दोनों तो यही बन गया. ये फर्दर CO2 के साथ और ज्यादा अगर आपने रिएक्ट करा है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि सॉल्युबल होता है सब्सटेंस के अंदर. पहले इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और अगर आप CO2 और ज्यादा पास कराने लगे तो सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का. ये जो कलर होता है बेटा मिल्की कलर, इसका सिंबल आपको जो पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस बना है, तो अगर मिल्की कलर दिखाई दे रहा है तो व्हाइट पीपीटी बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का. फर्दर CO2 अगर पास कराते रहते हैं, जो मिल्कीनेस है, जो मिल्की कलर आया वो गायब हो जाता है क्योंकि नया सब्सटेंस बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, तो पहले ये कह रखा है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास कराते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है मिल्की कलर का. फर्दर CO2 अगर पास कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो जिसकी वजह से मिल्कीनेस खत्म हो जाता है. सिंपल ध्यान रखना, ये दोनों सवाल है, ये सारा रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शंस लिखे हुए, समझ में आ गया होगा अब तक. ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वरना तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो आपके लिए डालूंगा ही नोट्स, इसको डाउनलोड कर लेना और इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, चलो अगला सवाल. When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few piece of granulated zinc. बेटा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक के रिएक्ट कराओगे तो यहां पे बनता है हमारा सोडियम जिंकेट और H2 गैस. ठीक है, कोई भी मेटल अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल बेटा जब एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी. एक सॉल्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी. मेटल के रिएक्शन एसिड या बेस में किसी में से भी होगी तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी. अच्छा, व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड, जब इसको गर्म करते हैं, अ गैस इवॉल्व, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस निकल रही है. इज द बबल थ्रू अ सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग. हमने इसको सोप सॉल्यूशन से पास किया ना तो बबल्स बन रहे हैं. ऑफ कोर्स कोई भी गैस सोप सॉल्यूशन से पास करोगे तो बबल्स तो बनेंगे. Write the equation of the chemical reaction. ठीक है, this is the equation and the test to detect. और टेस्ट बताओ कि हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे. तो बेटा जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां बर्निंग कैंडल ले जाओ, पप साउंड करके बुझ जाएगी बर्न. ठीक है, जो आपकी मोमबत्ती है वो पप साउंड करेगी और बुझ जाएगी. अगर पप साउंड करके बुझ रही है इसका मतलब जो जलने वाली गैस थी वो हाइड्रोजन गैस थी. ये सारी बात लिखी है. द एवोल्यूशन ऑफ गैस इज कन्फर्म्ड बाय द बबल फॉर्मेशन इन अ सोप. ठीक है, गैस तो निकल रही है तो पक्की बात होगी. सेकेंड, टेस्ट ऑफ डिटेक्टेड हाइड्रोजन गैस व्हेन बर्निंग मैच स्टिक. या तो माचिस की तीली जला के ले जाओ या तो बर्निंग कैंडल ले जाओ. केप्ट ऑन द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, जहां से गैस निकली उसके टेस्ट ट्यूब के पास या तो माचिस की तीली जला के ले जाओ या तो कैंडल. पप साउंड करेगी. पप साउंड इज हर्ड विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस.
ये टेस्टिंग है बेटा हाइड्रोजन गैस की, ये जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट हो कराते हैं, ध्यान रखना। इन सवालों को बिल्कुल मत छोड़ना बेटा जो मैं यहां करवा रहा हूं, ठीक है। चलो अगला सवाल, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड। डाइल्यूटिंग का मतलब है एसिड के अंदर पानी को मिलाना, पानी आप मिलाते जाओगे वो डाइल्यूट होता जाएगा। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड इट एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। बेटा एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। पहली चीज, अगर आप बहुत लार्ज अमाउंट में एसिड लोगे और उसमें पानी मिलाओगे तो एसिड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट रिलीज करेगा, और हो सकता है हीट रिलीज करने के साथ साथ वो फ्लश होकर बाहर भी निकले, जिससे आपके हाथ जल सकते हैं। वो इतना गर्म हो जाएगा कि आप पकड़ नहीं पाओगे, हो सकता है कांच फूट भी जाएगा, अगर कांच का ग्लास हो तो। प्लास्टिक का रहेगा तो पिघल सकता है, इसलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं पलट देना, धीरे धीरे, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो भी तो बहुत धीरे धीरे हो, और जब ज्यादा गर्म होने लग जाए तो हमें पता चल जाए कि इससे ज्यादा नहीं मिलाना। इसलिए जब भी डाइल्यूट करते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं। ये सारी बात बता दी, वो सारी बात यहां पे लिखी है, सारी यहां लिखी है, पढ़ लेना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, वही एज इट इज उठा के लिखा हुआ है, ठीक है। चलो दूसरा, टू टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन वेट लिटमस पेपर। जो गैस निकल रही है ना बेटा, जो गैस निकल रही है, किसके निकल रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या कर रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी डालते तो उसमें गैस बनेगी, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही होगी। अच्छा, अब उस गैस जो निकल रही है उसके पास अगर मैं लिटमस पेपर ले जाऊंगा, 2 लिटमस लिए मैंने, 2 बीकर हैं, दोनों में से हाइड्रोजन HCl गैस निकल रही है। एक जगह सूखा लिटमस पेपर ले गया, एक जगह पे वेट लिटमस पेपर ले गया, ड्राई एंड वेट। ड्राई वाले में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेट वाले में कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक इज एसिड, एनी एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर, या फिर एनी एसिड शोज इट्स कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें पानी होता है। कोई भी एसिड अपना नेचर H+ आयन तभी रिलीज करता है जब वाटर हो। ड्राई वाले में क्योंकि वाटर नहीं है तो H+ आयन नहीं देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इसलिए लिटमस पेपर का कलर नहीं बदला। लेकिन वेट वाले में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक गैस पास किया तो वेट वाले में क्या है, वाटर है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और इसका कलर बदल जाएगा। तो वेट वाले का कलर बदल जाता है, लेकिन ड्राई वाले का कलर नहीं बदलता। वही बात यहां पर लिखी है बेटा। तीसरा, स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl। तो बेटा ड्राई HCl एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो नहीं करता क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ड्राई में नहीं शो करता। चलो ये सारी बात यहां पे लिखी है, उठा के पढ़ लेना एक बार, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद द ड्राई। ये सेम सवाल है, सेम सवाल, हटा देते हैं इसको। अ कंपाउंड P फॉर्म्स द एनिमल ऑफ टीथ। एक कंपाउंड P है जो टीथ के एनिमल जिससे बनते हैं, तो बेटा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे दांतों के एनिमल बनते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ये लिखा हुआ भी है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। अच्छा, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ऑफ कोर्स दांत हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी के। इट डजंट dissolve in water but gets corrode when the pH is lower than। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन खराब जरूर हो जाता है अगर हमारे मुंह के pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए। एक्चुअली जो हमारे दांत होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। एसिड के साथ जब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो होता है तो एसिड के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए हमारे मुंह के pH की वैल्यू 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हो क्यों जाता है? पहला रीजन तो ये है बेटा कि हमारे दांतों में जब कुछ फंस जाता है ना, तो हमारे मुंह के अंदर के जो बैक्टीरिया है ना उसको खाते हैं, और जब वो खाते हैं ना तो बहुत हाई अमाउंट में एसिड रिलीज करते हैं। वो हाई अमाउंट में जब एसिड रिलीज करते हैं तो हमारे मुंह के pH की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है, और जब हमारे मुंह की pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो दांत टूटने लग जाते हैं। क्यों टूटने लग जाते हैं? क्योंकि कोरोड हो जाता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट कोरोड हो जाता है एसिड के प्रेजेंस में। सिंपल। तो P क्या है? आइडेंटिफाई P, ऑफ कोर्स कैल्शियम फॉस्फेट। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू द ईटिंग ऑफ चॉकलेट स्वीट्स वगैरह? क्योंकि चॉकलेट स्वीट्स बैक्टीरिया को बड़े पसंद है। स्वीट सब्सटेंस बैक्टीरिया को बहुत पसंद आते हैं, सिर्फ हमें नहीं। मिठाई वाले सिर्फ हमें पसंद नहीं है,
बैक्टीरियाज को भी पसंद है। इसलिए बैक्टीरिया जिनमें कार्बोहाइड्रेट जनरली मीठी चीजों में ही होती है ज्यादातर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जो भी वो बैक्टीरिया को बहुत पसंद होता है, बहुत हाई अमाउंट में एसिड रिलीज करते हैं जब उन्हें खाते हैं, तो इसलिए हमारे मुंह के पीएच की वैल्यू गिर जाती है, फिर दांत टूटने लग जाते हैं। तो ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन द माउथ व्हिच इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द सलाइवा। सलाइवा क्या होता है बेटा? सलाइवा हमारे मुंह के एसिडिटी को धीरे 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 न्यूट्रलाइज करता रहता है, लेकिन अगर आप स्वीट चॉकलेट वगैरह खाओगे ना तो इतना ज्यादा एसिड बनाता है वो बैक्टीरिया कि वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, जिससे हमारे मुंह की पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। 5.5 से कम होने के बाद दांत टूटने लग जाते हैं, समझ में? इसलिए चॉकलेट्स और मिठाइयां वगैरह कम खाने के लिए, और खा भी लो तो ब्रश करने के लिए कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अगला सवाल, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? कैसे प्रिपेयर्ड होता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास कराते हैं बेटा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, रेस्टो बनता है। दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल। व्हेन क्लोरीन गैस पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड it forms calcium oxychloride which is known as bleaching powder. खत्म, लिखा हुआ सारा इधर। The chlorine gas is used in the above reaction as the byproduct of during the chlor-alkali process, electrolysis of brine. अच्छा, एक चीज और सवाल में ये पूछते हैं कि मिलता कहां से है क्लोरीन? तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ना बेटा, किसका? ब्राइन का। ब्राइन का मतलब सॉल्ट वाटर का, नमकीन पानी का। जब ब्राइन का, ठीक है, जब ब्राइन का, नमक के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा पास कराते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी, जब ब्राइन में से यानी सॉल्ट वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। समझ में आ गई बात? अच्छा, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर? हम इसको ड्रिंकिंग वाटर में क्यों यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को जब आप ड्रिंकिंग वाटर में डालते हैं तो इसमें होता है आपका क्लोरीन। ये क्लोरीन बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो बैक्टीरिया को किल कर देता है तो जर्म्स किलर का काम करता है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल। अगला सवाल, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्किल प्रोसेस। अभी हम क्लोर अल्किल प्रोसेस की बात कर रहे थे। क्या होता है क्लोर अल्किल प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझो बेटा। ये टॉपिक ना थोड़ा डिटेल में समझने वाला है, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो सुनो, तो ये मान लो हमारे पास है सॉल्यूशन किसका? ब्राइन का। ब्राइन क्या? नमक NaCl प्लस H2, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक और पानी। हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए बेटा, और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है वो कैथोड होता है, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है, ठीक है। ये प्लस माइनस। अच्छा, जब ये टूटते हैं बेटा, जब ये टूटते हैं तो ये कुछ ऐसे टूटते हैं जैसे NaCl, ये प्लस ये माइनस, H2O H प्लस OH नेगेटिव। तो बेटा ये जो आपका Na प्लस और OH नेगेटिव है, ये कंबाइन हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये बनता कहाँ है? नियर द कैथोड, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है यहां पर, सॉरी NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यहां पर नियर द कैथोड। अब बचा क्लोरीन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, तो माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस वाले पे, एनोड पे। तो यहां पे क्लोरीन गैस इकट्ठा होता है, नीचे नहीं इसके ऊपर, और यहां पे हमारा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होता है। समझ में आए? तो इस तरीके से हमें यहां पे क्लोरीन गैस मिल जाती है। आपसे भी पूछ लेते हैं क्लोरीन कहां इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन कहां इकट्ठा होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही तो आ रहे हैं, डायग्राम बना के दे दिया, ये इसके साथ रिएक्शन है, बताओ क्लोरीन कहां इकट्ठे होगी, हाइड्रोजन कहां इकट्ठी। यार क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है डिपॉजिट एट द एनोड बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। समझ में आ गई बात? व्हाई हाइड्रोजन डिपॉजिट एट कैथोड? बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज डिपॉजिट एट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सिंपल। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अच्छा, राइट। वन इंपॉर्टेंस तो बेटा होता क्या? अच्छा, क्लोर अल्किल प्रोसेस व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ब्राइन, इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर द कैथोड, क्लोरीन एट द एनोड, हाइड्रोजन एट द कैथोड। इन दिस रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन एन अल्कली, अच्छा इसके अल्कली होता है बेटा,
जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, अल्कली का मतलब एक ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है, घुल जाता है। तो जो पानी में घुल जाता है बेटा, ऐसे बेस को हम अल्कली बोलते हैं। तो बिकॉज इन दिस रिएक्शन एन अल्कली एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, chlorine gas and hydrogen. Because in this reaction chlorine and alkali form, that's why this reaction is called chlor-alkali process. इसका यूज क्या है, बहुत सारे यूजेस है भाई। यूजेस वगैरह लिखे हैं क्या? यस, यूजेस, ये देखो, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग से लिखा हुआ है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विच इज यूज विद द प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज ऑफ क्लोरीन की तो आपका वही अभी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया किल करने में यूज करते हैं, जर्म्स किलर की तरह यूज करते हैं, बहुत सारे यूजेस है। और वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो एज ए एंटासिड यूज करते हैं। तो इतने सारे यूज बता दिए अब तो आपको। चलो अगला रेट, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड? तो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करना, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मींस फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करना है। तो जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। डेका मींस 10 होता है, 10 हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। ये तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, समझ में आ गई बात? इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, कैसे बनता है क्रिस्टलाइजेशन? अच्छा, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। किस टाइप का सॉल्ट है ये? ठीक है, इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि वॉशिंग सोडा है तो धोने के लिए यूज करेंगे परमानेंट हार्ड। ठीक है, हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द ठीक। ओके ओके ओके, तो ये बेस है सिंपली। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड। तो हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। दो टाइप का वाटर होते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सिंपल भाषा में बताऊं तो हार्ड वाटर नमकीन पानी होता है, सॉफ्ट वाटर मीठा पानी होता है। और नमकीन पानी में आपको पता है कपड़े वगैरह अच्छे से साफ नहीं होता है, इसलिए वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि उसकी परमानेंट हार्डनेस उस पानी की खत्म हो जाए और कपड़े सही से साफ हो सके। क्लियर है ये बात? चलो, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन है जो यहाँ पे लिखे हुए बेटा कि क्या, ये तो आप मत पढ़ना, बेशक हटाओ, इसको दफा करो, ये पढ़ लेना बस यहां से यहां तक। अगला सवाल, अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। एक व्हाइट पाउडर यूज किया जाता है, दिस इज व्हाट बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं। व्हाइट पाउडर इज ये सिंपली बेकिंग पाउडर बेटा। बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर मिलाते हैं ताकि जो आपका जो केक वगैरह वो स्पंजी सॉफ्ट हो जाए। नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट। इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? ठीक है, इट इज मेन इंग्रेडिएंट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसे खाया जा सकता है। एडिबल कनेक्ट करता है वर्ड को खाने से, तो जहां पर भी एडिबल मतलब उसको खाया जा सकता है, पिया जा सकता है। ठीक, तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें माइल्ड एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। उस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम फूड को स्पंजी वगैरह करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। तो देखो बेटा, ये जो इसमें माइल्ड एडिबल एसिड मिला दिया हमने, ये हमारा बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा में हमने थोड़ा सा इसमें क्या मिलाया हुआ है? एडिबल एसिड। तो हमारा बनेगा तो यही रहेगा, कुछ होगा नहीं रिएक्शन। अब इसको जब हम हीट करेंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही फूड को स्पंजी करता है बेटा। फूड को स्पंजी एंड सॉफ्ट करने का काम इसी कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो एमसीक्यू में आ सकते हैं कि जो फूड जो स्पंजी वो होता है वो किसके वजह से होता है? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो इसमें से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस क्या करता है? उसको फूड को स्पंजी करने का काम करता है। रीड कर लेना एक बारी। द सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं हम पकोड़ा बनाने के लिए।
फूड को टेस्टी स्पंज करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, कि ये फॉर्मेशन होता कैसे। तो जब सोडियम क्लोराइड, H2O, CO2 और अमोनिया इन सबको मिला देते हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं पकौड़ा और केक वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। इसका दो यूजेस तो बता ही दिया। एज अ एंटासिड यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए एज अ एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? ऐसी दवाइयां होती है जो पेट दर्द वगैरह, मतलब एसिडिटी को खत्म करने में काम करती है, उसको एंटासिड बोलते हैं। इट इज यूज एज अ एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग, क्वेश्चन पेपर वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? फूड को क्रिस्पी वगैरह कौन करता है? बेकिंग सोडा करता है। बनता कैसे? ये रिएक्शन ऐसे बनता है, ठीक है। चलो अगला सवाल। व्हाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। जो आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है बेटा, तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो आपका प्लास्टर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गई बात? वो हड्डी को जोड़ता नहीं है, वो हड्डी को सिर्फ स्टेबल रखता है। तो सवाल में लिखा है एक व्हाइट कलर का पाउडर है जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर हड्डी को स्टेबल रखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। द केमिकल नेम इज दिस। केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये रहा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल नेम। समझ में आ गया? दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विद द वाटर अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन। तो जब इसको वाटर के साथ ऐड कर देते हैं, जब इसको वाटर के साथ ऐड कर देते हैं तो कैल्शियम सल्फेट एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, सिर्फ हड्डियों को के बोन्स को स्टेबल रखने के लिए नहीं। इससे मूर्तियां भी बनाई जाती है, इससे खिलौने बनाए जाते हैं, इससे फॉल सीलिंग बनाई जाती है, वॉल को स्मूथ किया जाता है। इतने सारे यूजेस है इस व्हाइट पाउडर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्लियर हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस? उम्मीद है बात समझ में आ गई। बनता कैसे? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिलाता है तो जिप्सम बनता है। दिस इज जिप्सम बेटा, जिप्सम। और जिप्सम से कैसे बनता है? उल्टा रिएक्शन करा दो, हीट कर दो, हीट कर दो इसको। जब आप इसको गर्म कर दोगे, अगर आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता कैसे, तो व्हेन वी हीट जिप्सम इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड दिस, ठीक है। तो अगर पानी मिला दोगे तो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम को हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा। समझो। अगला सवाल। डिफाइन एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर या ऐसे सब्सटेंस होता है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, उनको एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। मेंशन वन सिंथेटिक एसिड बेस। सिंथेटिक बोलते हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है, उन्हें हम सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। दो है बेटा, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉफ्थलीन। फिनॉफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दोनों कैसे हैं? एसिड बेस इंडिकेटर है जो लैब में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। इफ someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating। एक बंदे ने घर में बहुत खा ली, शादी थी हमारे घर में शादी थी, एक बंदे ने बहुत ठूस ठूस के खा लिया। भाई अब ठूस ठूस के खा लिया तो अगले दिन पेट पकड़ के बैठा, क्या होता है? एसिडिटी हो गई। इतना ठूस के थोड़ी खाना होता है किसी के घर में। जाओ आप बेटा, लगे पड़े आज उधेड़ देंगे इनको, गरीब बना के भेजेंगे, इतना खा लेते हैं। तो इतना खाने के बाद बंदे को अगले दिन हो गया। समझ गए तुम? Which of the following substance would you suggest as a remedy? फिर हमें बताना पड़ा उसको, इनो पियो भाई, इनो पियो। क्यों इनो पियो? क्योंकि इनो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का होने के वजह से वो क्या करेगा, तो वो एसिड को, जो एसिड पेट के अंदर बना है ज्यादा खाने की वजह से, वो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। तो हम एंटासिड्स टैबलेट बताएंगे उसको, जो पेट के दर्द के लिए होता है, जो बेसिक नेचर का होता है, या फिर इसको हम इनो बताएंगे जो ऑलरेडी बेसिक नेचर का होता है। तो इनो मत लिख देना, आप बोला एंटासिड्स नेचर के पाउडर या फिर टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम सजेस्ट करेंगे क्योंकि भाई विनेगर और लेमन जूस तो एसिड होते हैं, ये तो और भी कांड कर देगा पेट में जाने के बाद। बहुत सारे कहते हैं नींबू का जूस पी लो पेट ठीक हो जाएगा। पेट ठीक हो जाएगा अगर एसिडिटी नहीं हुई तो, लेकिन अगर एसिडिटी हुई है तब तो ये और ज्यादा उद्यम कर देगा पेट में, और ज्यादा दर्द बढ़ा देगा। इसलिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक। मेंशन द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल चूज द रेमेडी।
तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेसिक नेचर का प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये सारी बात यहां पे लिखी है, उम्मीद है आप पढ़ लोगे। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द एगशेल। तो एगशेल में अगर नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, एगशेल बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इसमें नाइट्रिक एसिड मिला देंगे तो नाइट्रिक एसिड इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2 बनाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात बेटा। तो एगशेल की बैंड बच जाएगी, कुल मिला के बात ये। अच्छा अगला सवाल, salt A is commonly used in bakery product. On heating gets converted into another salt B, which is used to remove the hardness. अच्छा, इसने कहा बेकरी में इस्तेमाल करते हैं। Salt A is commonly used in a bakery produced on heating. जब A को हीट किया जाता है तो B बनता है और इस B का इस्तेमाल हार्डनेस को रिमूव करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का काम करता है। तो बेटा हार्डनेस ऑफ वाटर तो वॉशिंग सोडा करता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, ये वाटर रिमूव करता है। एक्चुअली इसमें से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं हम हाइड्रेशन रिमूव। ये कब बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। इसका मतलब ये जो हार्डनेस रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस है वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे बेटा, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो एक तो ये बनता है, एक आपका H2O बनता है, एक आपका CO2 बनता है, सिंपल। तो इसने कहा बेकरी में तो ये इस्तेमाल किया जाता है खाने वाले। बेकिंग सोडा बना यूज किया जाता है बेकरी में, केक वगैरह बनाने के लिए, बंद बनाने के लिए, समझ रहे हो, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये बनता है जो वाटर को हार्डनेस रिमूव करने के इस्तेमाल करते हैं। तो ए हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी हमारा ऑफकोर्स धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और एक सी है जो गैस इवॉल्व हो रहा है यहां पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। द गैस सी व्हेन पास थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द लाइम वाटर। जब इसमें से CO2 पास कराते हैं इट टर्न्स मिल्की, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की कलर का होता है बेटा, मिल्की प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। आइडेंटिफाई ABC, तो A इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, B इज सोडियम कार्बोनेट एंड C इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अंडरस्टूड, क्लियर हो गई बात। सारी बात यहां लिखी है, सारी बात यहां पे एज इट इज उठा के लिख देना। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे सोचना है आपको। चलो अगला सवाल, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। अ गैस X इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब मैन्युफैक्चर मतलब कुछ बनाने के लिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करता है और एक गैस X का इस्तेमाल करता है। अ गैस X इस, अच्छा इसमें एक X गैस बनती है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। द गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड Y एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ओ in the chemical industries, XY giving the chemical equation of, सुनो बेटा, सुनो in one of the industrial process used to manufacturing the sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। a gas X is formed, देखो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, साथ में गैस बन रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। द गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये गैस रिएक्ट करती है एक कंपाउंड Y बनता है। अच्छा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ठीक, एज अ ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, इसका मतलब ये गैस क्लोराइड है, इसका मतलब ये क्लोरीन गैस है। और ये अल्किलियर, ये क्लोर अल्किली प्रोसेस है। यानी क्लोर अल्किली प्रोसेस में क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड और वाटर के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब ये होता है। समझ में आई बात, सब कुछ पता चल गया। ब्लीचिंग एजेंट यानी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट क्या, ब्लीचिंग पाउडर ही तो है, तो ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसमें तो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराया है इसको, तभी तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका मतलब क्लोरीन, अब ये क्लोर अल्कली है, ये अल्कली है, क्लोर अल्कली प्रोसेस है। समझ में आ गई हमें बात की XYZ वगैरह वगैरह क्या है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने के लिए, और ये प्रोसेस है क्लोराइड की। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस भी बनती है साथ में। अब इस क्लोरीन गैस को जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमारे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है, तो इस तरीके से हम XY बता देंगे। क्लियर होगी बात? चलो दूसरा सवाल, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट कीप्ड इन अ ब्रास एंड कॉपर? बेटा हमें दही और दही जैसे खट्टे सब्सटेंस को हमें कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपका कॉपर है वो मेटल है, और जो दही होता है या सोर्स सब्सटेंस होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सॉल्ट बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, और इसलिए दही को कभी भी कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो दिस इज द रीजन जो यहां पे लिखा हुआ है बेटा। दूसरा सवाल है, अ मिल्क मैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। तो एक दूध वाला बेकिंग सोडा थोड़ा बहुत ऐड करता है मिल्क के अंदर, ऐसा क्यों करता है बेटा? बिकॉज जो मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड रिलीज करते हैं, और अगर एक्सेस एसिड हो गया तो हमारा दूध खराब हो जाएगा। इसलिए मिल्क मैन थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और दूध लंबे समय तक खराब नहीं होगा, इसलिए वो बेकिंग सोडा ऐड करता है। समझ में आएगी बात? दूसरा सवाल इसमें यह है कि जो दूध वाला जो बेकिंग सोडा ऐड करके लेकर आते हैं उसका दही बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप सिंपली किसी घर में गाय या भैंस है और उससे दूध निकाल के दही बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, लेकिन जो दूध वाला दूध लेकर आता है और उससे जब हम दही बनाते हैं तो थोड़ा समय लगता है। उसका मेन रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि उसने थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है ताकि दूध लंबे समय तक खराब ना हो, यानी बेसिक नेचर का। अब वो जो दूध उसमें जिस बंदे ने बेकिंग सोडा मिलाया वो बेसिक नेचर का हो गया, और जब लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे तो पहले जो एसिड बन रहा है वो उस बेस को पहले न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद खट्टा होना शुरू होगा, और इसलिए इतना लंबा समय लग जाता है दही बनने में। तो दीज आर द रीजंस, ये सारा यहां पे लिखा हुआ है, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके पढ़ लेना बेटा। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूं और जो एग्जाम्स में आते हैं। आज हम मेटल्स नॉन मेटल्स क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा। आप चाहे किसी भी सैंपल पेपर या कहीं से भी पढ़ लो बेटा, अगर इन क्वेश्चंस को छोड़कर गए तो पछताना पड़ सकता है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और फटाफट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे इंटायर चैप्टर को बहुत डिटेल में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद MCQ या नोट्स मिले तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी हैं और वीडियोस भी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बेटा, नेम अ मेटल विच, कुछ मेटल्स के बारे में है, तो क्या है? इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है बेटा, मेटल जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है कौन सा? तो मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज अ सिल्वर। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, ध्यान रखना। सिर्फ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बेटा, दोनों। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन वी कैन से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दोनों होता है सिल्वर। दूसरा, हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। कौन से मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है? तो बेटा गैलियम, गैलियम और सीजियम, दो है बेटा, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम हैज अ वेरी लो, या हमारे पाम के हीट के टेम्परेचर से भी पिघल जाते हैं। जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आप इसको हाथ पे रखोगे ना तो हाथ की हीट से भी ये पिघल जाएंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कौन सा? गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, ठीक है। सीजियम नहीं लिखा है यहाँ पर, गैलियम लिखा सिर्फ, बट सीजियम भी बताना आपको। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऐसा कौन सा मेटल है? तो सिल्वर और गोल्ड बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, है ना। एंड द लास्ट इज द मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल बेटा गोल्ड। डक्टाइल का मतलब जिनको खींचकर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो लगभग 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई सकती है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से रखना। अगला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सुनो 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 सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आपके एग्जाम के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से सुनना कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती? बेटा किसी भी मेटल को अगर आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे ना,
मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अगर मेटल को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। उसका मेन रीजन है बेटा कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी नाइट्रिक एसिड जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड। अच्छा सुनो, क्या है होता क्या एक्चुअली बेटा कि नाइट्रिक एसिड HNO3 जब इसके अंदर कोई भी मेटल डालते हैं, कोई भी मेटल डालते हैं, जस्ट लाइक आयरन डालते हैं हम, कोई भी मेटल डालते हैं बेटा, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता तो है, हाइड्रोजन गैस बनती तो है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वजह से क्या होगा कि तुरंत ही इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देते हैं। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो ऑक्सीजन देने वाला। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? जो तुरंत ऑक्सीजन देगा और तुरंत रिएक्ट कराएगा। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत ही इसको ऑक्सीजन देकर वाटर बना देता है। क्या बना देता है बेटा? वाटर। तो नाइट्रिक एसिड में जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इसलिए इवॉल्व नहीं होता क्योंकि बनने वाले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वाटर बना देता है। अब क्योंकि अंदर ही हाइड्रोजन गैस निकला और अंदर ही वाटर बन गया तो हमें बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। नहीं निकलने का यह मतलब नहीं कि हाइड्रोजन गैस बनती नहीं है, हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन दे देता है हाइड्रोजन को और वाटर बना देते हैं, और इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई नहीं देती, निकलती हुई दिखाई नहीं देती। इसका यह मतलब नहीं कि बनता नहीं, बनता है, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। चलो रीजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड HNO3, बेटा इसमें HNO3 में जो आपका O3 है ये छोटा होता है, ठीक है। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड प्रोड्यूसेस टू वाटर। और खुद नाइट्रिक एसिड खुद ऑक्सीजन देने के बाद या तो NO2 बना देगा या NO बना देगा या N2O बना देगा, खुद रिड्यूस हो जाता है। इट गिव्स ऑक्सीजन टू द हाइड्रोजन एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूसेस टू NO2, NO एंड N2। इस फॉर्म में वो खुद रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा टाइम लिया बेटा, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है बेटा, इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। पहले ये समझते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। फिर सुनो, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं, या ये कह लो कि वो एसिड और बेस दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब बेसिक नेचर होने की वजह से वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा तो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वरना मेटल ऑक्साइड्स कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो अगर कोई बेस के साथ रिएक्ट कर पा रहा है और सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोस व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एंड कैन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसको एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं? अब आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकता है, इसलिए जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। चलो आंसर पढ़ते हैं। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दस जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑफ कोर्स, अब देखो रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे किसी एम्फोटेरिक को तो वो बेस जैसा बिहेव करेगा। जब किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बेस जैसा बिहेव करेगा, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सिमिलरली जब बेस के साथ किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को रिएक्ट करेगा तो वो एसिड जैसा बिहेव करेगा। वो अपना बिहेवियर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सामने वाला कौन है, एसिड है या बेस है। अगर ये बेस होगा तो एसिड जैसा बिहेव करेगा, अगर ये एसिड है तो बेस जैसा बिहेव करेगा। अब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, तो सोडियम जिंकेट बना रहा है और H2O बना रहा है। ये दोनों रिएक्शंस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पे लेकर आया हूं मैं एग्जांपल के तौर पे। आपकी एनसीईआरटी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल है तो इसलिए वो भी याद करना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले एग्जाम्पल भी याद करना है आपको और जिंक ऑक्साइड वाला भी, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर है, याद जरूर करना बेटा, पढ़ जरूर लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक टॉपिक है, डार्क ब्लैक कलर में बोल्ड कलर में लिखा होगा, बोल्ड में होगा, वो पढ़ लेना। समझ में आया? उम्मीद है आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया होगा।
ठीक है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द। अगला सवाल, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने इस पीपीटी के अंदर बेटा जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं बेटा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत चला जाना, मैं आराम से कराऊंगा बट आपको सारी बात समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। समझो, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर? क्यों कैल्शियम वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, क्यों तैरने लग जाता है? सुनो सुनो सुनो, होता क्या है, कैल्शियम मेटल है, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट नहीं जनरली या तो मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, सॉल्ट नहीं बनता, सॉरी गलती से बोल देते हैं, कभी कभी हो जाता है। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा या तो ऑक्साइड बनेगा, यहां हाइड्रोक्साइड बना। अब हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है, तो एक्चुअली है क्या बेटा, आपने वाटर लिया और यहां डाला आपने एक छोटा सा मेटल, मान लो कैल्शियम, कैल्शियम डालने की वजह से यहां पे हाइड्रोजन गैस बना। अब हाइड्रोजन तो गैस है, गैस अगर वाटर में निकलेगी तो बबल्स के फॉर्म में निकलेगी, किस फॉर्म में निकलेंगी? बबल्स के फॉर्म में। ये बबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हवा भरी होती है, कौन सी हवा भरी होती है? हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस फिल्ड होता है उस बबल के अंदर। अब ये बबल चिपक जाते हैं इस मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर चिपकने की वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और सॉरी डेंसिटी घट जाती है, क्या उल्टी बातें कर रहा हूं आजकल में, इसकी डेंसिटी घट जाती है बेटा, और डेंसिटी घट जाने की वजह से ये ऊपर आके फ्लोट करने लगता है। सब पर समझो सवाल में क्या है, कैल्शियम की फ्लोट करने लगता है। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोजन और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म व्हिच स्टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. The bubble of hydrogen gas produced sticks to the surface of calcium and hence it starts floating. Simple. हाइड्रोजन गैस के बबल सरफेस पे चिपक जाते हैं मेटल के, मेटल को ऊपर लेकर आ जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, मैग्नीशियम के साथ भी है, तो दोनों पे सवाल आ सकता है। ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम बेचारा नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ। तो जब नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम का नाम लेना कि मैग्नीशियम पानी के सतह पे क्यों तैरने लग जाता है भाई, इसलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं जो मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाते हैं, उसको ऊपर लेकर आ जाते हैं, तैरने लग जाता है। समझ में आई बात? चलो अगला सवाल, नेम टू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। दो मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो गोल्ड एंड सिल्वर, साथ में प्लैटिनम भी बोल सकते हो, तीसरा भी बोलते हो, एडवांस ले लो भाई, एक और ले लो हमसे, ठीक है। ये बहुत हाई कम रिएक्टिव होते हैं ना भाई, तो कम रिएक्टिव मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, अब वाटर के साथ तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम है ना, ये सब रिएक्टिव नहीं होते। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एल्यूमिनियम, ये यार देखो मैं यार जितने भी क्वेश्चन खुल रहे हैं बस मन कर रहा है कि उस पर एक दो बार और इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए, इतनी इंपॉर्टेंट है सर। सवाल है, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ऑफ कोर्स रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से एल्यूमिनियम यहां आता है, उसके बाद जिंक वगैरह आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहां आया। अब देखो इतने ये सारे हाई रिएक्टिव, उसके मिडल रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, मिडल रिएक्टिव बोल सकते हैं। तो क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, फिर भी उसको खाने में पैक करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? खाने के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता क्या? उसमें वाटर है और बहुत सारी चीजें, सॉल्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं खाने में, ऑयल भी होता है, उनके साथ रिएक्ट भी तो कर सकता है वो, तो रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्यों हम एज अ फॉइल यूज करते हैं उसको, फूड पैकिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को? तो रीजन सुनो, एल्यूमिनियम में क्यों यूज कर रहे हैं हम रैप करने के लिए? क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल होने की वजह से उस पर कंडक्शन ऑफ हीट करने की एबिलिटी है, और अगर एल्यूमिनियम गर्म हो रहा है खाने को भी लंबे समय तक गर्म रखेगा, इसलिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। दूसरा उसके ऊपर लेयरिंग होती है, वो लेयरिंग फूड को प्रोटेक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करने देता फूड को, साथ में एटमॉस्फेयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। एल्यूमिनियम इज अ स्ट्रॉन्ग एंड चीप मेटल, पहली बात मजबूत भी है, सस्ता भी है। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से वो खुद गर्म होगा, खाने को भी लंबे समय तक गर्म रखेगा, ठीक है। बट इट इज हाईली रिएक्टिव, ऑफ कोर्स है, तो उससे क्या होगा, व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब इसको एयर में या नमी में ऐसे छोड़ देंगे, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस लेयर डज नॉट अलाउ मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद अ फ्रेश मेटल and hence protects the metal underneath from
फर्दर डैमेज और कोरोजन। अंडरनीथ का मतलब नीचे वाला। तो मेटल है, जैसे हवा के कांटेक्ट में उसके ऊपर एक लेयर बन गई, या फिर हम खुद भी बनाते हैं, लेयर बन गई, किसकी लेयर बन गई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर जो लेयर बनी है, ये बाहर के एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा और फर्दर कोरोसिव जंग नहीं लगेगा। Thus, after the formation of this protective layer, aluminium oxide, aluminium becomes resistant to corrosion. Corrosion नहीं होता, जंग नहीं लगता। It is because of this reason that although aluminium is highly reactive metal, it's still used in a food packing. हाई रिएक्टिव होने की वजह से ये बाहर के एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना देता है, और ये लेयर होती है प्रोटेक्टिव, जिससे फर्दर कोरोजन नहीं होता और साथ में फूड में भी कोई नुकसान नहीं होता। तो उम्मीद है ये पढ़ो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की, मैं इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करो और उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल। अ मेटल एक्स कंबाइंड विद अ नॉन मेटल वाई। एक मेटल है एक्स, एक मेटल है एक्स, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एक नॉन मेटल के साथ, वाई के साथ, नॉन मेटल के साथ, एनएम लिख देता हूं। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है मेटल नॉन मेटल को ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, नॉन मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, टू फॉर्म कंपाउंड, ये दोनों कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड होता है हमारा Z। State the type of bond. A bond formed by the transfer of electron are called ionic bond. जो भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो ये एक्स वाई को जो कंबाइन करने वाला जो यहां पे बॉन्डिंग है, दिस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड Z है लेकिन ये Z एक्स वाई के बॉन्ड से बना है, और ये बॉन्ड कौन सा? आयनिक बॉन्ड है, ठीक। दूसरी बात, What can you say about the melting point and boiling point of compound Z? अगर ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब है बेटा? ये एक्स मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का। NaCl, बेटा NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा, तो प्लस और माइनस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो आयंस के बीच में जो फोर्स होता है बेटा, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, a very high amount of energy required to break that bond. उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर टू मेल्ट दैट आर टू सेपरेट द सोडियम एंड क्लोरीन। किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो कंपाउंड आयनिक हुआ तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है बेटा। रीजन सवाल में ये था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वी नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? चलो, ये उम्मीद है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कंपाउंड Z in as आयनिक कंपाउंड, thus it has a high melting point and boiling point। आयनिक कंपाउंड, इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि आयनिक कंपाउंड इसलिए, बट इसका और फर्दर अगर आप बताओगे कि आयनिक होने की वजह से क्यों है, आयनिक तो है वो तो हमने बता ही दिया, लेकिन आयनिक होने की वजह से आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें उसको तोड़ने के लिए। तीसरी बात, वेल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। क्या इसे हम केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। केरोसिन और पेट्रोल जो है ना, ये आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड्स होते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड होते हैं बेटा आपके आयनिक कंपाउंड, ये पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर का क्या मतलब? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो इनको हम पोल बोलते हैं, डाइपोल, डाइपोल। और जिन कंपाउंड के अंदर ऐसे चार्ज होते हैं प्लस माइनस, तो ऐसे कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं। तो पोलर कंपाउंड ऐसे जो आयोन से बनते हैं बेटा, उनमें पोल्स होते हैं प्लस माइनस के, तो ऐसे कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं। और जो हमारा पेट्रोल, जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें, वो सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। और इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता बेटा। हमेशा सेम नेचर के लोग ही एक साथ बैठा करते हैं, उच्च नीच की भावना नहीं होती, वही एक साथ बैठते हैं, वरना अंदर अंदर चल रहा होता है, ये तो ऊंचे हैं ये नीचे हैं, है ना।
तो पर्सन की जो एबिलिटी है वो सेम अगर एक साथ बैठे तो सही लगता है ना, प्रोफेसर्स के साथ, है ना। सेम एज पोलर पोलर के साथ डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होंगे। थर्माकोल आप लोगों ने देखा होगा, थर्माकोल को पानी के अंदर डालो कुछ नहीं होता, लेकिन उसी थर्माकोल को उठा के पेट्रोल में डाल दो, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मैंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था बेटा, वीडियो शॉर्ट्स में है अवेलेबल, आप देख लेना कि ये आयनिक कंपाउंड है, आयोन्स है, इसलिए पोलर है। पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। चौथी बात, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑफ कोर्स इसमें आयोन्स है, आयोन्स होने की वजह से दिस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन मॉल्टन स्टेट। Ionic compounds are good conductor of electricity, but in molten form. Molten का मतलब होता है पिघला हुआ फॉर्म और liquid state. It is a good conductor of electricity. Generally, ionic compounds are good conductor of electricity in liquid state or molten form. But in solid state, it's a bad conductor of electricity. Why? Because in solid form, there is a very high forces of attraction by which electron does not able to move freely. इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते फ्रीली। अब इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव नहीं करेंगे बेटा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम करंट बोलते हैं। अब मूव ही नहीं कर रहे हैं तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो सॉलिड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयंस मूव नहीं कर पाते, इसलिए सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में आयंस फ्री होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पाते हैं। और क्योंकि उसमें आयंस होते हैं इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब उठाकर पढ़ लेना, नोट्स अवेलेबल होंगे, डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगला सवाल, चलो ये बनता कैसे ये देखते हैं। सवाल में लिखा है बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट। सुनो बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर क्लोरीन। ओके, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर 2। तो सबसे बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, मेटल है ना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये मैग्नीशियम 2+ बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। क्लोरीन की बात अगर करोगे बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, पहले शेल में 2, 8, 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला गेन करेगा, क्योंकि बाहर के शेल में 8 करने होते हैं, बाहर के शेल में 8 करने होते हैं, तो 7 तो है इसके पास, 1 चाहिए होगा इसके पास, तो 1 लेगा। तो ये क्लोरीन क्या करता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए Cl नेगेटिव बनाता है। ओके, ये 2+ Cl। अब होता क्या है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं एक को डॉट से बना रहा हूं, एक को क्रॉस से बना रहा हूं, हालांकि है दोनों इलेक्ट्रॉन ही, ये भी इलेक्ट्रॉन है, डॉट वाले, क्रॉस वाले भी इलेक्ट्रॉन है। बस मुझे डॉट और क्रॉस से ये पता चल जाएगा कि डॉट वाला मैग्नीशियम का है, क्रॉस वाला क्लोरीन का है। दैट्स व्हाई हम ऐसा बनाते हैं, वरना सबको डॉट से ही बना सकते हैं। डॉट और क्रॉस इसलिए बनाते हैं ताकि पता चल जाए कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब बेटा क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 करने के लिए 1 ही। मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन के पूरे हो गए। अब मैग्नीशियम का एक और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, मैग्नीशियम जब भी देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी शर्त है, मैं नहीं दे रहा 1 भी इलेक्ट्रॉन। हमसे अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों लो, वरना नहीं देंगे हम तुमको, जी नहीं इसकी। तो क्लोरीन कहेगा हाँ हमारे पास एक और भैया है, इनके पास भी साथी है, इनको भी 1 चाहिए, समझे। क्लोरीन तुरंत जाएगा, भगा 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 अपने भाई के पास, कहेगा भाई चलो कुछ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 7 है तुम्हारे पास 8 हो जाएंगे। ये भी आ जाता है एक और क्लोरीन, इसका क्योंकि मैग्नीशियम की शर्त है बेटा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्लोरीन 1 ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसका पेट भर गया, तो एक और भूखे क्लोरीन को लेकर आएगा, कहेगा आजा मिल रहा है इधर, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, Mg एक ही है जिसपे 2+ का चार्ज है। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। बेटा इसके इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शो कर रहे, क्योंकि इसने लूज कर दिया, दे दिए तो खाली हो गया ना। क्लोरीन के पास 7 थे, इसने 1 ले लिया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज। और कितने क्लोरीन है, 1 2 नीचे लगाएंगे, नीचे वो नंबर लगाते हैं जितने हमने लिए, 2 क्लोरीन। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बना हमारा MgCl2। समझ में आया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनता है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड और सॉलिड गिव रीजन। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज ऑफ वेरी हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। 2 एटम्स के बीच में या मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड और रेजिड नेचर के होते हैं। सिंपल। अगला सवाल, थर्मिट रिएक्शन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा।
थोड़ा ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल भी। मैं थोड़ा सा आराम से करवा रहा हूं, मैं चाहता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से आए। मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा, सब कुछ बता रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा आपके एग्जाम में जो आपको छूट जाएगा। मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके पेपर में आ जाए और आपको पछताना पड़ेगा कहां से पढ़ गया, गारंटी देता हूं। देखो बस एक बार। अगला सवाल, बस चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो, इस पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, जहां से पढ़कर आपके पूरे नंबर आएंगे। 10 दिन पहले भी आपको ये चैनल मिल गया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, पूरे नंबर है आपके, पढ़ना शुरू करो बस। राइट द इक्वेशन फॉर द थर्मिट रिएक्शन एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन ऑफ थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है बेटा? इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहां पे थर्म वर्ड यूज है ना, थर्म मतलब हीट होता है। जहां पे भी थर्मल वर्ड आ जाना बेटा, उसका मतलब हीट होता है। तो जब आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, और आपका आयरन बनता है। इस रिएक्शन में जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बहुत हाई अमाउंट में हीट नहीं, वेरी हाई अमाउंट में हीट निकलती है। इतनी ज्यादा हीट निकलती है बेटा कि अगर रेल की पटरी है बीच में टूटी हुई, मैंने यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालकर आयरन ऑक्साइड डालकर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दिया ना, अगर मैंने आयरन ऑक्साइड डालकर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दिया ना बीच में, तो ये पिघल जाएगा। यहां पर इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, और पिघलने के बाद ये लगभग एक जैसे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं अच्छे से। और जनरली वी कैन से कि रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में या फिर मशीन के क्रैक्स को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एप्लीकेशन क्या? थर्मिट वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट्स में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जनरली मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल, और रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई थर्मिट रिएक्शन क्या है? ये थर्मिट रिएक्शन है। व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, इट फॉर्म्स iron plus aluminum oxide and very high amount of heat released, and this heat is used to join the railway tracks and cracked machines. Okay, now next question, what is aquaresia? अच्छा, aquaresia नहीं लिखा है यहाँ पर, बताते हैं। aquaresia क्या है बेटा? ये मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है। aquaresia क्या है बेटा आपका? aquaresia क्या है आपका? aquaresia एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। किस रेशियो में? इन रेशियो 3:1। यानी दिस इज द मिक्सचर ऑफ एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, कैसे डिफाइन कैसे लिखोगे? एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in the ratio of 3:1, in the ratio of 3:1. Aquaresia is a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. This is the definition of aquaresia. इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, एक्वारेजिया को रॉयल वाटर। किस नाम से जाना जाता है? रॉयल वाटर। क्यों रॉयल वाटर बेटा? एक तो ये बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव, कोई भी मेटल डालोगे सड़ा गला पिघला देगा उसको, ठीक है। इसको रॉयल वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरली गोल्ड एंड सिल्वर प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है खुद के अंदर ही, इसलिए इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। समझ में आई बात? चलो इतनी बात काफी है, ध्यान रखना। Okay, next question beta. An ore on treatment with dilute hydrochloric acid, an ore on treatment with dilute hydrochloric acid produces brisk effervescence, पता नहीं यार, effervescence, ठीक है। Name the type of ore with one example. मुझे ore का टाइप बताना है। सुनो। The ore on treatment with dilute hydrochloric produce this, hence it must be a carbonate. बेटा कार्बोनेट ही को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से स्मेल आती है, इफर्वेंस का मतलब स्मेल टाइप आता है, ठीक है। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ ओर। ऑफ कोर्स दिस कैन बी जिंक कार्बोनेट या कार्बोनेट ओर। व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर? जिसमें कार्बोनेट होता है, जिस ओर में कार्बोनेट होता है उसको कैसे निकालते हैं? तो सुनो बेटा, हम जनरली क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं बेटा। क्या करते हैं? हीट करते हैं इन लिमिटेड एयर,
तो जब लिमिटेड एयर में इनको हीट किया जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, और फिर इसका रिडक्शन करते हैं हम। क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। तो जब भी कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन लिमिटेड एयर, इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, एंड व्हेन दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, जैसे कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा बेटा, तो ये बन जाएगा आपका जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। समझ में? इस तरीके से हमें प्योर मेटल, प्योर जिंक मिल सकता है। ठीक है, तो इसको रिएक्ट अलग करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्शिनेशन। सो कैल्शिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज heated or strongly heated in limited air and converted into a metal oxide. This process is known as the calcination. ठीक है, तो देखो वहीं पर लिखा हुआ भी है कि इसको कैसे अलग करते हैं, कैसे अलग करने का तरीका क्या होता है। कन्वर्जन करते हैं हम कार्बोनेट और को ऑक्साइड में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्शिनेशन बोलते हैं। कैल्शिनेशन क्या होता है ये सारी बात मैं यहाँ बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी और ये रिएक्शन भी लिखी हुई है। अगला सवाल क्या है इसमें? ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, लिख दिया हमने। ठीक है, लिख दिया हमने। समझ में? देखो आगे लिखा हुआ है रिडक्शन भी करते हैं, तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि जब इसको हीट करते हैं लिमिटेड एयर में तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। अच्छा, CO2, यहाँ पे CO2 भी बनता है। और जब इसमें से कार्बन के साथ इसको रिएक्ट करा देते हैं हम, कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, प्योर जिंक मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये प्रोसेस है, यानी कार्बोनेट ओर से प्योर मेटल को निकालना है तो कैल्शिनेशन करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम of the various steps involved in the extraction of metal from ores from metal of the medium reactivity and the metal of low reactivity। इन्होंने कहा मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी को कैसे अलग करते हैं। मैं आपको हाई रिएक्टिव का भी बता देता हूं। सुनो, हमारे जो जमीन से निकालते हैं बेटा, उन्हें मिनरल्स बोलते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम ओर बोलते हैं। अब ओर के जनरली दो ही टाइप हैं ज्यादातर, या तो कार्बोनेट ओर है या तो सल्फाइड ओर है। ठीक है, और जो मेटल्स निकलते हैं जमीन से वो तीन टाइप के होते हैं, वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, मिडल रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल को अलग करने के लिए, बहुत जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है वो समझो, आपके बुक में अलग से एक इलेक्ट्रोलिसिस करके टॉपिक होगा। सुनो होता क्या उसमें। हम क्या करते हैं बेटा, हम सॉल्यूशन लेते हैं, इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा सॉल्ट या फिर एसिड डाल देते हैं। किस लिए? एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ताकि इस सॉल्यूशन के अंदर आयोन्स बढ़ जाए। आयोन्स बढ़ जाएगा तो इसमें करंट ज्यादा पास होगा। पहली चीज, हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, माइनस प्लस, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोड ले लिया बेटा, इलेक्ट्रोड ले लिया। इलेक्ट्रोड लेने के बाद, अच्छा अब इलेक्ट्रोड जब हम लेते हैं तो याद रखना, जो आपका मेटल होता है ना, जैसे कैल्शियम मान लो, कैल्शियम जो आपका, या एल्यूमिनियम मान लो, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम 3+ बनाता है बेटा, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब 3+ इलेक्ट्रॉन, तो इस मेटल पे कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। ये प्लस चार्ज कहां जाना चाहेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाना चाहेगा। कहां जाना चाहेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा, जो नेगेटिव से कनेक्ट है, ये यहां जाना चाहेगा। तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर वाले को ये बनाते हैं और प्योर वाला इलेक्ट्रोड ये बनाते हैं। मतलब मुझे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालना, एल्यूमिनियम चाहिए होगा जब आपको, तो हम एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे प्योर मेटल की, जैसे एल्यूमिनियम की, और दूसरा बनाएंगे जिसमें सल्फाइड या कार्बोनेट और जो भी और उसके साथ लगा हुआ है वो इसको बनाएंगे यहाँ इम्प्योर। जैसे करंट पास करेंगे इसमें से एल्यूमिनियम निकल निकल के यहां जाना शुरू कर देगा, एल्यूमिनियम निकल निकल के यहां जाना शुरू कर देगा। पहली बात, जब ये प्योर लेते हैं तो ये पतली स्ट्रिप होती है बेटा, ये मोटी होती है, क्योंकि ये बहुत सारा होता है, यहां से निकल निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमें भेजना होता है। तो सारा एल्यूमिनियम निकल निकल के यहां जाने लग जाता है। इम्प्योरिटीज जो है वो इधर ही इसी पे रह जाती है, और कुछ जो पानी में नहीं घुलने वाली है वो नीचे जाके यहाँ बैठ जाती है। तो इस जगह को जहाँ पे ये मिट्टी वगैरह नीचे जाके बैठ जाती है, इसको हम एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा, सुनो, हमने दो इलेक्ट्रोड बनाए, एनोड और कैथोड। ये प्लस वाले को हमने इम्प्योर बनाया और माइनस वाले को हमने
प्योर बनाए। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहां से इम्प्योर वाले में से मेटल निकलने लग जाता है और मेटल निकल के सारा का सारा कैथोड पे, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले पे प्योर मेटल जाता है हमारा। ठीक है, अब सारा मेटल प्योर वाला यहां इकट्ठा हो जाएगा और जो इसमें इंप्योरिटीज जो पानी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलता वो नीचे बैठ जाता है। जो नीचे बैठ जाता है उसको हम एनोड मड बोलते हैं। इस तरीके से हमारा जो प्योर मेटल है वो कहां मिल जाता है, हमें मिल जाता है एट कैथोड। ये बुक के अंदर है, जब आप अब पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव को कैसे अलग करते हैं। अब समझो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे अलग करते हैं। बेटा मिडल रिएक्टिव एलिमेंट में दो टाइप के ओर होते हैं, एक होता है हमारा कार्बोनेट ओर, एक होता है हमारा सल्फाइड ओर। जैसे जिंक कार्बोनेट, जिंक के साथ अगर कार्बोनेट चिपक कर आ गया तो उसको हम कार्बोनेट ओर बोलेंगे, और जिंक के साथ अगर सल्फाइड चिपक कर आ गया तो उसको हम सल्फाइड ओर बोलेंगे। कार्बोनेट ओर को अलग करने के लिए देखो, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर दोनों को अलग करने के लिए दोनों को ही हम ऑक्साइड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? ऑक्साइड। लेकिन कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कैल्सिनेशन होता है, और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है रोस्टिंग होता है। अब इन दोनों के बारे में ध्यान सुनो। अगर आप स्ट्रांगली हीट करोगे इन लिमिटेड एयर, अभी बताया था मैंने, ये अगर लिमिटेड एयर में कन्वर्ट करोगे तो ये Zn में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट होगा, तो मेटल ऑक्साइड तो बन गया। जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, दोनों में स्ट्रांगली हीट हो रहा है, दोनों में ही स्ट्रांगली हीट हो रहा है, दोनों ही ऑक्साइड में बदल रहे हैं। डिफरेंस क्या है? इसको लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, इसको एक्सेस एयर में हीट करते हैं। सो कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड when it strongly heated in limited air, ये हो गया कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर converted into oxide when it strongly heated in the presence of excess air is called roasting। रोस्टिंग में एक्सेस एयर लेते हैं हम, इसमें लिमिटेड एयर लेते हैं। बस यही डिफरेंस है बेटा, यही डिफरेंस है। तो ये मैं बता चुका हूं, ये है क्या, आपकी एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी है बेटा, उसमें जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन, रोस्टिंग कैल्सिनेशन, देखो कैल्सिनेशन की डेफिनेशन तो इधर भी लिखी हुई है, ये रहा, इन द प्रोसेस हीटिंग ऑफ ओर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड एयर, इन द एब्सेंस या लिमिटेड एयर। अब इसी लिमिटेड एयर की जगह आप क्या लिखो, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर, यहां पे सल्फाइड ओर जोड़ देना बस, ठीक है, सल्फाइड ओर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड एयर की जगह एक्सेस एयर लिख देना, ठीक है। तो कार्बोनेट, यहां पे कार्बोनेट है तो उसमें सल्फाइड होगा, सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बेटा? चलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड का हम क्या करते हैं? रिडक्शन कर देते हैं, यहां पे रिडक्शन कर लो, यहां पे हम क्या कर देते हैं इसका बेटा? रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन करने पे हमें प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सीधा हम रोस्टिंग करते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। लो रिएक्टिव का तो पेपर में ज्यादा आता भी नहीं है, हाई रिएक्टिव का आता है और मिडल रिएक्टिव का आता है। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, और मैं एंटायर चैप्टर को डिटेल में करवा चुका हूं विद द हेल्प ऑफ दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आध सवाल और है जो मैं वैसे ऑरली बताना चाहूंगा, जैसे कि जो बारिश का पानी जो होता है बेटा, रेन वाटर है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर नॉट। ये सवाल भी बहुत कॉमनली पूछा गया, इसलिए मैं बता देता हूं। बिकॉज इन अ रेन वाटर आयन्स आर प्रेजेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन इन अ रेन वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर देयर इज नो आयन्स प्रेजेंट, एंड बिकॉज ऑफ नो आयन प्रेजेंट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो बारिश का पानी होता है उसमें आयन्स होते हैं, और आयन्स के होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में क्योंकि आयन्स नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये थे सवाल जो मुझे एक और याद आ गया कि ये भी बता देना चाहिए बच्चों को, दैट्स व्हाई आई जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये
इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको समझ में आया, डिटेल में सब कुछ समझ में आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि वो भी देख सके। और क्योंकि मैं इस चैनल पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, इसलिए ये आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।